जो आज का हमारा लेक्चर है वो है न्यूक्लिक एसिड प्रोब। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। न्यूक्लिक एसिड प्रोब को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड प्रोब होते क्या हैं। आपने देखा होगा सदर्न ब्लॉटिंग, आपने टेक्निक ज़रूर सुनी होगी और आपने ज़रूर स्टडी की होगी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है उसके अंदर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेते हैं। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं और स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ये कट हो जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। अब ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के, इसको रन करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। ठीक है, ये रन हो जाता है और ये सेपरेट हो जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेट हो जाता है उसके बाद ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कली ट्रीटमेंट। जब हम एल्कली ट्रीटमेंट देते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमारे एग्रोस जेल पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने एल्कली ट्रीटमेंट दिया था, इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम इसके ऊपर पेपर टॉवल रखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा और वेट रखते हैं और जब बफर से ये जो सिंगल स्टैंड डीएनए ये मूव करता है और हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, अब इस मेम्ब्रेन को हम इंक्यूबेट करते हैं प्रोब के साथ, जहाँ पर स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये प्रोब वहाँ पर बाइंड हो जाता है। ये जो प्रोब होता है ये भी न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, बाइंड हो जाता है और इस प्रोब को डिटेक्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही प्रोब बाइंड हो जाता है हमारे स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस से, उसके बाद वॉशिंग होती है जो इससे एक्स्ट्रा प्रोब हट जाते हैं। वॉशिंग के बाद क्या होता है, इस प्रोब को डिटेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ये प्रोब कौन सा है, रेडियो एक्टिव है या नॉन रेडियो एक्टिव है, इसके बेस पे उसे डिटेक्ट किया जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन लेक्चर पे न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स के ऊपर। तो जो न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स हैं वो डीएनए और आरएनए किसी के भी बने हो सकते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ होता है हमारा जो सैंपल डीएनए है उसमें एक कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने में। ठीक है, ये जो जिस सीक्वेंस को हमें अपने सैंपल डीएनए में डिटेक्ट करना है उस सैंपल डीएनए का ये कम्प्लीमेंट्री होता है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए का ही प्रोब बनता है। ठीक है, अगर हमारे सैंपल में वो डीएनए प्रेजेंट है तो उसी का कम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो प्रोब बना होगा वो उसके साथ आके बाइंड कर जाएगा और हमें सिग्नल देगा कि हाँ ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे सैंपल डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। इसी के लिए न्यूक्लिक एसिड प्रोब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लिक एसिड प्रोब और जो सेकंड होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लिक एसिड प्रोब। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव है इसमें जो डीएनए प्रोब्स होते हैं, यानी कि डीएनए का ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम डीएनए प्रोब्स कहते हैं। इसको टैग्ड कर देते हैं एक स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब, क्योंकि इसमें जो डीएनए या आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है उसको टैग किया गया है विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप और इसको डिटेक्ट किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी या अदर टेक्निक के द्वारा, जिसके द्वारा हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉन रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सिस्टम। ये जो नॉन रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सिस्टम है इसके अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा कंपेटेबल टेक्निक है जिसको लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है नॉन रेडियो एक्टिव, बिकॉज रेडियो एक्टिव जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं। नॉन रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सिस्टम का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सिस्टम है प्रोब के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, स्पेशल लेबोरेटरी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैंडलिंग होनी चाहिए और शॉर्ट हाफ लाइफ उसकी आइसोटोप की होती है। ठीक है, तो जो नॉन रेडियो एक्टिव लेवलिंग है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट लेवलिंग, एक होती है इनडायरेक्ट लेवलिंग। जो डायरेक्ट लेवलिंग है उसके अंदर आती है एंजाइम आते हैं, कीमोल्यूमिनेसेंट आते हैं और फ्लोरेसेंस केमिकल आते हैं। यहाँ पर देखो जो डायरेक्ट लेवलिंग है, ठीक, उसमें कौन कौन से, एक है एंजाइम में एल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज आता है और HRP एंजाइम आता है। ठीक है,
कीमोल्यूमिनेसेंट लेवलिंग के अंदर एक्रीडियम डाई आती है और आइसोल्यूमिनॉल आता है। फ्लोरेसेंस केमिकल के अंदर फ्लोरेसेंस आती है और रोडेमाइन आती है, सायनिन आती है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं हम एंजाइम को। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम को। यहाँ पर देखो क्या किया जाता है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का प्रोब है, जो छोटा सा डीएनए है, स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला प्रोब है, उसके साथ हम एंजाइम को अटैच कर देते हैं। ठीक, अटैच कर दिया। अब इस प्रोब को हमारा जो मतलब एंजाइम से लेबल्ड जो प्रोब है उसको हम अपने सैंपल डीएनए के साथ इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट किया, अगर हमारे डीएनए सैंपल के अंदर स्पेसिफिक डीएनए प्रेजेंट होगा तो ये जो प्रोब वाला डीएनए है वो हमारे सैंपल डीएनए के स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, वॉशिंग की जाएगी सैंपल डीएनए की। वॉशिंग हो गई, उसके बाद सबस्ट्रेट ऐड किया जाएगा। अगर सबस्ट्रेट ऐड करने पर कलर आता है तो यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारे सैंपल डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि उसी के साथ हमारा एंजाइम बाइंड था। तो इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा पॉपुलरली, और HRP एंजाइम का यूज़ किया जाता है। इसको आप डिटेल में अपने पेपर में लिख दीजिएगा। जो सेकंड है वो है कीमोल्यूमिनेसेंट। इसके अंदर केमिकल जैसे कि बताया गया था एक्रीडियम और आइसोल्यूमिनॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक, फ्लोरेसेंस में फ्लोरेसेंस डाई का यूज़ किया जाता है और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर आती है इनडायरेक्ट लेबलिंग। इनडायरेक्ट लेबलिंग, अब जो हमारी इनडायरेक्ट लेबलिंग आती है इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है इसके ऊपर क्या बाइंड करेगा, इसके ऊपर एक रिपोर्टर ग्रुप बाइंड करेगा। ये जो रिपोर्टर ग्रुप है ये सिग्नलिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस रिपोर्टर ग्रुप के ऊपर एफिनिटी ग्रुप बाइंड करता है। एफिनिटी ग्रुप के ऊपर जो है मार्कर ग्रुप बाइंड करता है। ये जो मार्कर ग्रुप है ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सारे ग्रुप बाइंड हो गए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, जिसका यूज़ डिटेक्शन के अंदर किया जाएगा। इसका जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है यानी कि इनडायरेक्ट लेबलिंग का, वो है बायोटिन। बायोटिन इज़ अ स्मॉल वाटर सॉल्युबल विटामिन H। इस बायोटिन को अपने डीएनए के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, विद द निक ट्रांसलेशन मेथड। ये बायोटिन यानी कि ये जो येलो वाला मॉलिक्यूल है ये इंटीग्रेट हो गया। इसके बाद इस बायोटिन के साथ मतलब रिपोर्टर मॉलिक्यूल है बायोटिन, इसके ऊपर बाइंड होता है एफिनिटी मॉलिक्यूल, दैट इज़ द एविडिन और स्ट्रेप्टाविडिन। ठीक, स्ट्रेप्टाविडिन इसके ऊपर अटैच हो जाता है। इसके ऊपर हमारा मार्कर ग्रुप अटैच होता है, मतलब स्ट्रेप्टाविडिन एफिनिटी ग्रुप है, इसके ऊपर हमारा मार्कर ग्रुप अटैच होता है। इस मार्कर ग्रुप कोई एंजाइम हो सकता है, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने वाला कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। इस मार्कर ग्रुप के द्वारा ही डिटेक्शन किया जाता है स्पेसिफिक सीक्वेंस का जो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपना मार्कर ग्रुप है ये कोई फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने वाला कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई एंजाइम हो सकता है, जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो सेकंड एग्जांपल है वो है डाइगॉक्सीजिनिन। ये जो डाइगॉक्सीजिनिन है ये एक प्लांट स्टेरॉइड है जिसका यूज़ ऐसा रिपोर्टर ग्रुप की तरह किया जाता है। ठीक, तो ये जो यहाँ पर आप ये देखोगे जो सबसे नीचे है येलो कलर का डीएनए ये वाला यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो जो है हमारा सैंपल डीएनए है, उसके ऊपर एक रेड कलर का डीएनए बाइंड किया। अभी आपको दिखाता हूँ। उसके जैसे ये जो सबसे नीचे वाला है ये वाला, ये येलो वाला क्या है हमारा सैंपल डीएनए, इसके ऊपर रेड कलर का डीएनए बाइंड किया। ये जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया ये वाला रेड कलर का डीएनए बाइंड किया, ये है हमारा प्रोब। ये जो प्रोब है इसके ऊपर बाइंड किया गया है हमारा डाइगॉक्सीजिनिन, ये वाला डाइगॉक्सीजिनिन बाइंड है। इस डाइगॉक्सीजिनिन के ऊपर एफिनिटी मॉलिक्यूल की तरह प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई ऐसा एफिनिटी मॉलिक्यूल। इसके ऊपर जो बाइंड होगा वो होगा मार्कर मॉलिक्यूल सेकेंडरी एंटीबॉडी है। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये भी टैग्ड होती है एक कोई स्पेसिफिक एंजाइम या फिर फ्लोरेसेंस डाई के से ये टैग होती है। जब ये हमारे सैंपल डीएनए से बाइंड हो जाता है इसके बाद वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग करने के बाद अगर एंजाइम यहाँ पर है तो सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है। अगर कलर आता है तो हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट माना जाता है। तो ये था हमारा मेथड प्रोब को
मतलब कैसे रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव प्रोब को बनाएंगे